चलिए अब खबरों की तरफ रुख करते हैं। और एक चीज जैसे अनुज वैसे भी मेंशन कर रहे थे, बिग स्टॉक में बजाज फाइनेंस ब्रोकरेजेस दे रही हैं 10,000 का टारगेट। और ये टारगेट आया है क्योंकि Q3 का अपडेट काफी मजबूत है। एग्जैक्टली Q3 के अपडेट में कंपनी ने क्या डिटेल शेयर किए हैं, यतिन हमारे साथ है। यतिन बताइए। तो थर्ड क्वार्टर की अगर हम नए लोन्स की बात करें तो बजाज फाइनेंस ने लगभग 26% की यहाँ ग्रोथ आती हुई देखी है। ऑब्वियसली ये नंबर ऑफ लोन्स हैं। AUM ग्रोथ की बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट फिगर ये है जहां बाजार फोकस करता है, लगभग 35% की ग्रोथ आई है और 3,11,000 करोड़ रुपए की यहाँ टोटल AUM बुक आपको बनती हुई नजर पड़ रही है। ऑब्वियसली अगर हम Q3 की बात करें तो जो AUM ग्रोथ है वो लगभग 20,700 करोड़ रुपए के आसपास की देखी जा रही है। लिक्विडिटी कंपनी की पोजीशन काफ़ी मजबूत है, लगभग 11,500 करोड़ रुपए के आसपास की लिक्विडिटी अभी भी कंपनी के पास मौजूद है और डिपॉजिट भी लगभग 35% ग्रो होते हुए दिखाई पड़े Q3 में। लेकिन माइंड यू, ये Q3 के अंदर ही RBI ने रिस्क वेटेज बढ़ाए थे, क्रेडिट कार्ड कारोबार और अनसिक्योर्ड लेंडिंग पे काफ़ी सारी फटकार लगाई थी। तो Q3 की अपडेट तो सही रहेगी, लेकिन आने वाले क्वार्टर्स के लिए अभी भी लोगों में चिंता है। लेकिन कहीं ना कहीं ये जो Q3 का परफॉर्मेंस है, इसको लेकर थोड़ी बहुत रिस्पाइट आज स्ट्रीट पे देखने को मिल सकती है। ओके, तो ये हो गया बजाज फाइनेंस का Q3 का अपडेट। सचिन, टेक्निकली कैसा लग रहा है बजाज फाइनेंस, क्योंकि थोड़ी करेक्शन देखी है हमने। अनुज जी, यहाँ पर मुझे लग रहा है स्ट्रक्चर थोड़ा इंटरेस्टिंग हो रहा है। इनफैक्ट अपने 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को लगातार इसने चैलेंज किया है, जो अभी भी 7200 के आसपास प्लेस्ड है, एंड वहां से ही रिकवरी वाले मूव्स नजर आए हैं। वीकली चार्ट्स पे एक काफी क्लासिकल बुलिश हैमर फॉर्मेशन है, बट जिसकी कंफर्मेशन मुझे लग रहा है लगभग अराउंड 7480 के ब्रेकआउट के बाद होनी चाहिए। तो यहाँ पर अभी भी मुझे लग रहा है खरीदारी करने का ही अच्छा मौका है। एक अच्छी डिक्लाइन के बाद रिकवरी हो रही है, एक पॉजिटिव क्रॉसओवर है 5 एंड 20 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस में। तो स्टॉप लॉस रखे लगभग अराउंड 70 to 80 के आसपास का। एंड ड्यूरिंग द डे अगर ये लेवल निकल जाता है 7480 के आसपास के, तो मुझे लग रहा है एक अच्छा स्ट्रॉन्ग मोमेंटम प्ले होगा 7700 7800 टारगेट के लिए। ओके, तो बजाज फाइनेंस में एक अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी रहेगी। शर्मिला, नंबर्स को आप कैसे पढ़ेंगी, क्योंकि स्टॉक में थोड़ा सा ओवरहैंग रहा था और पिछले क्वार्टर के नंबर्स के बाद स्पेशली ये जो न्यू वो EMI कार्ड लोन्स पर जो गाज गिरी थी, जब RBI ने कहा था 50,000 से कम वाले लोन्स पर ज्यादा रिस्क वेट्स की जरूरत है, तब वो स्टॉक एक अच्छा खासा कट दिखा चुका है। अब क्या फिर अपॉर्चुनिटी आ रही है तेजी की तरफ? सो आई थिंक प्रिसाइसली जो आपने चीज कही कि जिस तरह से आरबीआई से चीजें हुई है पिछले क्वार्टर में, उनसे ऐसे लग रहा, उनसे अगर आप उस चीज को अगर आप ध्यान में रखेंगे तो ये नंबर्स बहुत एनकरेजिंग है। और मुझे लगता है कि हम बजाज फाइनेंस में इस तरह के मूव्स देखते रहते हैं कि जब फॉर सम रीजन ऐसी बातें चलती है मार्केट में कि कुछ खतरा होगा बजाज फाइनेंस को, वो उस तरह से ग्रो नहीं कर पाएंगे, और हर बार एक्चुअली कंपनी आके सबको गलत प्रूव करती है और उनका डेटा स्ट्रांग आता है। सो आई थिंक दिस इज जस्ट वन मोर टाइम जब कंपनी ने अपने आप को प्रूव किया है। और फ्रॉम अ लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव आई थिंक इट्स अ क्लियर होल्ड। और अगर आपके पास ये स्टॉक है तो बहुत ज्यादा इस तरह की बातों में ना जाए। ऑफ कोर्स आई थिंक दिस वाज अ मूव फ्रॉम आरबीआई, तो उसको सीरियसली लेना ही चाहिए। लेकिन ऑफ कोर्स कंपनीज उसके साथ डील करेंगी, और वो क्या उनके बिजनेस का साइज था उन्होंने उस समय भी कहा था। बट मार्केट थोड़ा ओवर रिएक्ट कर गया, और ये डेटा जब सामने आएगा तो आई एम श्योर थिंग्स विल सॉर्ट ऑफ कम बैक टू सॉर्ट ऑफ एन इवन की फॉर देम। और मेरे हिसाब से लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स को इस स्टॉक में ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स को ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं। और इधर मॉर्गन स्टैनली कह रहा है ओवरवेट रहेंगे, 10,000 का टारगेट इनका आ चुका है। यतिन, इंडसइंड बैंक, उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक, साथ ही पूनावाला फिनकॉर्प, तीनों बाकी फाइनेंशियल्स में क्या नंबर्स हैं? तो देखिए, अगर हम इंडसइंड बैंक की कहें तो यहाँ डिपॉजिट ग्रोथ लगभग 13% की हुई है और एडवांसेस ग्रोथ काफ़ी स्ट्रांग 20% पे आई है। और क्योंकि आपकी डिपॉजिट्स जो है वो कम बढ़ी हैं वर्सेस एडवांसेस, तो आपका कासा रेशियो कम आया है। कासा रेशियो लगभग 1% पॉइंट से गिरता हुआ आपको नजर पड़ा है। ओवरऑल एक हेल्दी एडवांस ग्रोथ आपने देखी है इंडसइंड बैंक के लिए। उज्जीवन की बात करें तो टोटल डिपॉजिट्स में लगभग 29% का ग्रोथ है, कासा 24% ऊपर है और डिसबर्समेंट्स में भी 17% की ग्रोथ आपको दिखाई पड़ी है। तो काफ़ी स्ट्रांग इनका Q3 अपडेट आता हुआ दिखाई पड़ रहा है। इसके अलावा अगर हम दूसरी चीज़ों की बात करें
यहाँ पूनावाला फिनकॉर्प में भी अच्छी आपको ग्रोथ आती हुई दिखाई दी है। अगर हम पूनावाला फिनकॉर्प की बात करें तो यहाँ डिसबर्समेंट 159% से बढ़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है। Q3 AUM ग्रोथ लगभग 57% से ग्रोथ हुआ दिखाई पड़ा है और 3000 करोड़ के आसपास की लिक्विडिटी इनके पास अभी भी मौजूद है। तो यहाँ भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग आपको ग्रोथ AUM की तरफ से आता हुआ दिखाई पड़ रहा है। ओके, तो स्ट्रॉन्ग AUM की ग्रोथ पूनावाला फिनकॉर्प के केस में। इंडसइंड बैंक थोड़ा सा सॉफ्टर साइड पर है, लेकिन इधर वेज देखते हैं स्टॉक्स कैसे रिएक्ट करेंगे। अच्छा, पूनावाला फिनकॉर्प, मानस, ये एक स्टॉक है जो आप काफी समय से ट्रैक करते आए हैं। इन नंबर्स में आप ध्यान दीजिएगा, जैसे यतिन ने अभी मेंशन किया, 159% तक की ग्रोथ ईयर ऑन ईयर डिसबर्समेंट में देखने को मिली है। AUMs में भी इजाफा है। ये ईयर ऑन ईयर फिगर है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी इंप्रूवमेंट ही देखी जा रही है। चार्ट पर हाल फिलहाल में अगर आपकी नजर गई होगी तो अगला पड़ाव क्या है, बताइएगा। देखिए, अभी जो रैली देखने को मिली, मेरे ख्याल से पिछले करीब 6-7 हफ्ते में हमने अच्छी खासी रैली देखी लोअर लेवल से, लेकिन इसमें भी स्टॉक ने अपने अगस्त 23 के हाईज को ब्रीच नहीं किया। पिछले करीब 7-8 दिनों से स्टॉक कंसोलिडेट कर रहा है, 450 पे रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। तो अब आपकी स्ट्रेटेजी ये रहेगी कि अगर आपके पास लॉन्ग पोजीशन है तो आप अपनी पोजीशन में बने रहिए 424 के स्टॉप लॉस के साथ। लेकिन अगर आपको एक फ्रेश लॉन्ग लेना है पूनावाला में, तो अब आपको ब्रेकआउट पे ही लेना है। 450 के ऊपर खरीदारी करेंगे, लेकिन जो एग्जिस्टिंग लॉन्ग पोजीशन है वो होल्ड कर सकते हैं 424 के स्टॉप लॉस के साथ। ओके, एग्जिस्टिंग लॉन्ग पोजीशन आप होल्ड कीजिए। आज देखते हैं स्टॉक कैसे रिएक्ट करेगा, लेकिन तेजी है तो तेजी में बने रहना है। इंडसइंड बैंक के केस में लो डिपॉजिट ग्रोथ, 6 क्वार्टर की सबसे खराब डिपॉजिट ग्रोथ है कंपनी की तरफ से। कासा रेशियो 27 क्वार्टर में सबसे नीचे आया है। अब कल के सत्र में आपको याद होगा ये स्टॉक दबाव में था। राजेश जी बताइए, अब चार्ट्स पर कौन सा लेवल इंपॉर्टेंट है आज के लिए? हर्षदा जी, देखिए, अगर इंडसइंड का ओवरऑल स्ट्रक्चर भी देखें तो मुझे लगता है ये जो 1580 1600 ये इसका सपोर्ट जोन है। अगर आप इसको वीकली चार्ट पे देखते हो तो ये क्लैरिटी मिलता है कि इसके नीचे इसको अगर ये लेवल टूटता है तभी जाके हम कह सकते हैं कि इसका जो बुल ग्रिप है वो थोड़ा लूजन हो जाएगा। तो 1580 आज के लिए इंपॉर्टेंट लेवल होगा। रही बात टेक्निकल पैटर्न्स की, तो मेरे हिसाब से ये जो राइजिंग चैनल का ब्रेकआउट देके बैठा है इस लेवल के ऊपर 1580 1600, तो अगर जब तक ये लेवल मेंटेन करता है तब तक पूरे चांसेस है कि एक बार के लिए 1680 से लेकर 1700 को ये टेस्ट करे। तो अभी स्ट्रक्चर में इतनी वीकनेस नहीं है। 1680 1580 इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट लेवल होगा, 1680 टारगेट होगा। ओके, चलिए, तो ये होगी बात इंडसइंड बैंक की। अच्छा, सब एफआई ब्रोकरेजेस लग रहा है लौट कर वापस आए हैं और JP मॉर्गन ने आते ही 2-3 बिग शॉट्स लगा दिए। एक टाटा मोटर्स पे था और एक IT पे। यतिन के पास चलते हैं और जानते हैं कि IT में एग्जैक्टली कह क्या रहे हैं JP मॉर्गन, क्योंकि काफ़ी वेल रिस्पेक्टेड नाम है उनके IT एनालिस्ट का। यतिन, गुड मॉर्निंग, बताइए क्या करें JP मॉर्गन? JP मॉर्गन की बात करें तो इन्होंने पूरा का पूरा जो IT पैक है इसको अपग्रेड किया है और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली अगर हम बात करें तो इन्होंने इन्फोसिस और TCS पे अपनी रेटिंग्स को चेंज किया। इनफैक्ट इन्होंने इन्फोसिस और LT टेक को ओवरवेट में तब्दील कर दिया है, जो पुरानी रेटिंग थी वहाँ से अपग्रेड किया है। अगर हम बात करें TCS, HCL टेक्नोलॉजीज, एम्फोसिस, पर्सिस्टेंट, यहाँ भी वो अंडरवेट थे, इसको अपग्रेड करके न्यूट्रल पे ये लोग रेटिंग लेके आए हैं। और अगर हम बात करें कि जो कॉस्ट सेविंग्स IT कंपनीज ने इनिशिएट की हैं, इसके फायदे आते हुए दिखाई पड़ेंगे, ऐसा JP मॉर्गन को लगता है। इसके अलावा अगर हम साइक्लिकलिटी की बात करें तो वो भी कहीं ना कहीं 1-2 क्वार्टर में आपको थमती हुई नजर पड़ेगी। जो US फेडरल रिजर्व का डिसीजन है, अगले साल वो रेट्स पे विचार करेंगे, उससे काफ़ी सारे क्लाइंट्स को क्लैरिटी आएगा और फिर से एक बार ऑर्डर बुकिंग में पिकअप आ सकता है, ऐसा JP मॉर्गन का मानना है। और इनको लगता है कि जो अपग्रेड है ये नियर टर्म AI प्रेप वर्क और लो बेस जो है पिछले साल का, विच इज़ कैलेंडर ईयर 2023, उसको मद्देनजर रखते हुए ये अपडेट किया गया है। तो बढ़िया अपडेट। टारगेट्स है आपके हाथ में या फिर वो आगे कुछ उल्लेख होगा या फिर? हाँ, आगे हम बताएंगे टारगेट्स, क्योंकि जो टारगेट्स हैं अभी वो रिपोर्ट के बेस पे थे, तो एक बार वो टारगेट प्लेट बन जाएगी तो आपको हम ड्यूरिंग द शो बता देंगे। ठीक है, ये इनफैक्ट लेकिन आज का बिग टिकट मूवर रह सकता है, कंसिडरिंग कल निफ्टी IT में वैसे भी कुछ वीकनेस देखने को मिली है। सचिन, निफ्टी IT में कल क्या हुआ और क्या बाउंस बैक के कगार पर खड़ा है ये काउंटर, ये पूरा इंडेक्स या नहीं, उस पर पहले आप अपनी राय दीजिए, फिर आएंगे स्टॉक्स पे। अर्षद, इनफैक्ट मुझे मंथली स्ट्रक्चर काफी हेल्दी लग रहा है। अभी भी जिस तरीके से इसका मंथली ADX प्लेस्ड है लगभग अराउंड 24 के आसपास है, तो 25 के ब्रेकआउट के बाद तो एक अच्छी यूफोरिक मूव नजर आती है यूजुअली। एंड जिस तरीके से अभी भी
यहाँ पर एक फ्लैग पैटर्न फॉर्मेशन है डेली चार्ट पे, तो मुझे लग रहा है एक अच्छा सपोर्ट बेस है 34,500 के आसपास का। सो इमीडिएट बेसिस पे मुझे लग रहा है ये डिक्लाइन जो मिली है वो एक काफी अच्छी हेल्दी अपॉर्चुनिटी है लॉन्ग पोजीशंस बनाने के लिए, बढ़ाने के लिए। एंड ऑन द हायर साइड जिस तरीके से ये स्ट्रक्चर प्लेस्ड है, मुझे लग रहा है 39,000 38,600 आई थिंक इस पर्टिकुलर लेवल्स के लिए वेल पोजिशनड है। तो फ्लैग पैटर्न फॉर्मेशन तो कंटिन्यूएशन ऑफ ट्रेंड ही बता रहा है, एंड एक डिक्लाइन अच्छी है, काफी हेल्दी मानी जाएगी, तो यहाँ पर खरीदारी करने की ही सलाह हो। क्या रहेगा उस लिहाज से फिर, अगर आप कह रहे हैं इंडेक्स में कुछ स्विंग ऊपर की तरफ आ सकता है? जी बिल्कुल, इनफैक्ट मुझे लग रहा है यहाँ से एक अच्छी रिकवरी बन सकती है। एंड जिस तरीके से स्टॉक्स भी पोजीशनड है, अगर हम लार्ज कैप्स में ही देखें तो एक अच्छे वर्टिकल रैली के बाद थोड़े से कंसोलिडेशन टू करेक्शंस मिले हैं। ये सारे करेक्शंस थोड़े से ग्रेजुअली रहे। अगर इन्फोसिस का ही डेटा देखें तो लगभग दिसंबर 13 से लेके दिसंबर 15 तक एक काफी अच्छी स्ट्रॉन्ग वर्टिकल रैली हुई थी, एंड उसके बाद एक ग्रेजुअल करेक्शन यहाँ पर टर्मिनेट हो रहा है। तो मुझे लग रहा है यहाँ पर इन्फोसिस में 1490 1500 के आसपास काफी अच्छा सपोर्ट बेस है, तो यहाँ पर भी ध्यान देना चाहिए। एंड ओवरऑल मुझे लग रहा है ये पर्टिकुलर काउंटर भी लगभग अराउंड 1620 के आसपास के स्विंग दिखा सकता है ड्यूरिंग दिस पर्टिकुलर सीरीज। तो आई थिंक एक अच्छा डिमांड जोन है जहाँ पर लॉन्ग पोजिशन और बढ़ाई जा सकती है। हर्षिता, इसमें ना एक और चीज़ होती है कई बार, अब जैसे इन्फोसिस 11 तारीख को नंबर्स लेकर आ रही है। जी हाँ। मतलब अगर कोई इतनी बड़ी कंपनी कई बार एकदम अर्निंग सीजन के शुरू में और वाकई में सबसे पहले नंबर्स लेके आना चाहती है। टीसीएस भी वैसे 11 को ला रही है, लेकिन इन्फोसिस 11 को ला रही है, तो कई बार ये फीलिंग आती है कि शायद नंबर्स अच्छे हों, मतलब तभी आप एकदम से अपफ्रंट आके नंबर्स डिक्लेयर करना चाहते हैं। वरना कई बार क्या होता है ना, आप देखते हैं, वेट करते हैं कि पहले 2-3 बड़ी कंपनियां लोगों की कमेंट्री, उनकी कमेंट्री सुन ले, ताकि वही रहेंगे, लेकिन कमेंट्री ताकि हम अपनी कमेंट्री उसी हिसाब से एडजस्ट कर सकें। लेकिन अगर आप इतने कॉन्फिडेंट है कि नहीं हम सबसे पहले कमेंट्री देंगे, तो क्या ये भी कुछ कह रहा है? मतलब ये भी कई कारण होते हैं, ये मतलब ये चीज़ें होती हैं ना जो मतलब थोड़ी सी मार्केट इंटेलिजेंस की चीज़ें होती हैं, जो मतलब कई बार लोग उसको प्ले करने की कोशिश करते हैं। ये भी मुझे लग रहा है, एक चार्ट पे मुझे लग रहा है थोड़ा सा व्यू आ रहा है। आज ये जेपी मॉर्गन का आ गया, ये भी थोड़ा सा मुझे एक इंडिकेट कर रहा है। स्टॉक्स भी करेक्ट हो गए, 20 डेमा के भी नीचे थोड़ा सा आ गया, तो एक मिनी ब्रेकडाउन भी आ गया। ये भी एक कारण हो सकता है, मुझे लग रहा है कि आज शायद थोड़ा सा इन्फोसिस में मूव आ जाए। शर्मिला, आप अगर टेक्नोलॉजी में कुछ खरीदना है, दिग्गजों पर ही फोकस रहेगा या फिर कुछ मिड कैप्स में भी पसंद है? आई थिंक मिड कैप्स पर ज्यादा फोकस रहेगा, फॉर द सिंपल रीजन कि जो लार्ज कैप मुझे पसंद थे लाइक एचसीएल टेक एक्सेट्रा, वो काफी चल चुके हैं। तो आई थिंक एलटीआई, पर्सिस्टेंट, जेंसार, इन तरह के स्टॉक्स पर फोकस रहेगा। और मेरे हिसाब से इनके लिए जो एक जो बड़ा फैक्टर जो उन्होंने रिपोर्ट में भी मेंशन किया है कि आई थिंक दैट जो अगर फेड रेट कट की बात करता है कभी भी इस साल में, तो उससे जो पॉजिटिव सिग्नल्स ये सेक्टर के लिए आएंगे नहीं लगता वहां पर आपकी आवाज नहीं आ रही, लेकिन बेसिकली आप कह रही हैं मिड कैप्स पर फोकस रखें, वहां पर ज्यादा पोटेंशियल तेजी का बनता दिखाई दे रहा है। इनफैक्ट उस रिपोर्ट में क्लियरली मेंशन भी किया गया है कि पर्सिस्टेंट और एम्फेसिस इनके टॉप पिक्स हैं, तो उस पर आपकी नजरें होनी चाहिए। चलिए कुछ और स्टॉक्स जो इनफैक्ट रेडार पर रहेंगे, तो आज फर्टिलाइजर कंपनियों से भी जुड़ी खबरें आ रही है। दो फर्टिलाइजर स्टॉक्स फोकस पर रहेंगे। सबसे पहले आरसीएफ, इनको एक कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर प्लांट के लिए एनवायरमेंटल क्लियरेंस मिला है और ये प्रोजेक्ट शुरू कर सकते हैं। 1200 मेट्रिक टन पर डे की कैपेसिटी का ये प्लांट कंपनी शुरू करने जा रही है महाराष्ट्र में। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ थी कि मिनिस्ट्री ऑफ फर्टिलाइजर ने इसको अप्रूवल दे दिया था और अब एनवायरमेंटल क्लियरेंस भी आ रहा है, तो कहीं ना कहीं ये स्टॉक आप रखिए रेडार पे। और चंबल फर्टिलाइजर, ये भी स्टॉक फोकस में रहेगा क्योंकि बोर्ड की बैठक होगी जनवरी 8 को, यानी अगले हफ्ते सोमवार को, और ये बायबैक के लिए एक बोर्ड मीटिंग इन्होंने बुलाई है और मार्केट को उम्मीद है अच्छे साइज की बायबैक आ सकती है यहाँ। तो चंबल फर्टिलाइजर भी रेडार पर रहेगा बायबैक की बोर्ड बैठक के पीछे। ओके, तो बायबैक की बोर्ड बैठक 8 तारीख को, और ऑफ कोर्स आरसीएफ को भी अप्रूवल मिला है एक नया प्लान शुरू करने के लिए। दूसरे स्टॉक्स जो आप रेडार पर रखना चाहेंगे खबरों के लिहाज से? तो सबसे पहले अगर हम बात करें एलआईसी की, तो इनको फिर से एक बार एक जीएसटी की नोटिस मिली है 667 करोड़ की, और 3 स्टेट्स तमिलनाडु, उत्तराखंड और गुजरात गवर्नमेंट ने इनको ये नोटिस भेजी है। तो क्यूमुलेटिव अमाउंट है लगभग 666 करोड़ के आसपास।
LTI माइंट्री को भी 206 करोड़ रुपए की GST डिमांड मिली है, तो ये भी स्टॉक रेडार पर रहेगा। और इन जनरल हमने देखा है पिछले एक हफ्ते से काफ़ी सारी GST नोटिस के डिस्क्लोजर्स बहुत सारी ये कंपनियां कर रही हैं, स्पेशली सर्विसेज कंपनीज। जियो फाइनेंशियल, ये भी स्टॉक फोकस पर रहेगा क्योंकि जियो फाइनेंशियल और ब्लैक रॉक ने म्यूचुअल फंड लाइसेंस के लिए सेबी को एप्लीकेशन दे दी है और ये औपचारिक एप्लीकेशन अब सेबी की वेबसाइट पे भी रिफ्लेक्ट हो रही है। हालांकि एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर, जियो फाइनेंशियल सर्विसेज रिलायंस इंडस्ट्रीज का हिस्सा है, जिसका प्रभुत्व और प्रबंधन जो CNBC का है वो उनके पास है। और BGN एनर्जी, ये भी एक स्टॉक है। SBI एक छठी बैंक है जिन्होंने BGN एनर्जी को एक NP क्लासीफाई कर दिया है और कंपनी का जो एक्सपोजर है SBI के पास वो लगभग 2000 करोड़ रुपए से ज़्यादा है। इसके पहले अगर हम सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की बात करें, बैंक ऑफ इंडिया की बात करें, तो इन्होंने भी अपने एक्सपोजर्स को डाउनग्रेड किया है। तो ये भी स्टॉक रखिए रेडार पे, बैंक्स ने NP क्लासीफाई कर दिया है। ये इनफैक्ट थोड़ा सा आज की डरावनी खबर हो सकती है उन सारे तेजी वाले ट्रेड्स के बीच। BGR एनर्जी, जहां पर सेंट्रल बैंक और साथ ही साथ SBI ने कहा है कि यहाँ पर कुछ इनके अकाउंट्स है जो NPA घोषित हो रहे हैं, तो उसका ओवरहैंग रहेगा। एक दो स्टॉक्स जो ऑफ कोर्स यातिन ने भी मेंशन किया और हम सुबह भी मेंशन कर रहे थे, एक तो टाटा मोटर्स का एक चार्ट स्क्रीन पर रखिएगा प्लीज। और शिल्पा जी इस पर बताइए अब अगला पड़ाव क्या रहेगा, क्योंकि JP मॉर्गन बुलिश है, 925 की बात हो रही है। इनफैक्ट डोमेस्टिक ब्रोकरेजेस भी कह रहे हैं कि अब सून ये स्टॉक 4 डिजिट्स में जाने की तैयारी कर रहा है, उसके करीब ही JPM का भी टारगेट आया है। हाँ जी, बिल्कुल हर्षदा जी, टाटा मोटर्स काफी टाइम से सबका एक फेवरेट पिक भी है और हमने यहाँ पे देखा भी है कि एक 780 तक का इसका तो मूव तो है ही। यहाँ पे स्टॉक बिल्कुल तैयार है 820 से 830 के लिए इमीडिएट बेसिस में टेस्ट करने के लिए। इसका जो एक अच्छा खासा सपोर्ट है वो ऑन डिक्लाइन टू 740 है, तो कहीं भी आपको यहाँ पे मौका मिले ऑन डिक्लाइन टू 760 750 बाय करने के लिए तभी भी आप कीजिए। 740 का एक अच्छा सपोर्ट है, यहाँ से स्टॉक आपको हायर लेवल्स ऑफ 830 840 दिखाएगा, इसके ऊपर भी सस्टेन करता है और जिस तरह से मोमेंटम है तो मुझे लगता है 900 के टारगेट्स इज आल्सो नॉट वेरी फार अवे। ओके, 900 के टारगेट्स बिल्कुल दूर नहीं है। इनफैक्ट ऑटो की बात हो रही है तो अनुज, आपने वो बड़ा एक्शन कल बजाज फाइनेंस में सुना होगा, शायद देखा भी होगा। बजाज ऑटो में, बेग योर पार्डन, आज फाइनेंस फोकस में रहेगा। स्टॉक देखते ही देखते 7000 के पार निकल गया मिनटों में, बस मिनटों का खेल था वो बायबैक पर का वो अपडेट आया, तो इसके लिए 1 महीने का चार्ट देखिए इसका हर्षदा, और 3 महीने का चार्ट, और ये मतलब बिल्कुल कुछ तो मतलब यहाँ पर इंटरेस्टिंग हो रहा है जिस तरीके से। और मैं एक चीज़ कही थी पिछले जब सेल्स के डेटा आए थे कि प्लीज़ दिसंबर के सेल्स के डेटा को ना पिंच ऑफ सॉल्ट के साथ लीजिए, क्योंकि दिसंबर में ट्रेडिशनली वीक मंथ होता है। आप कभी भी कोई गाड़ी दिसंबर में नहीं लेना चाहते हैं क्योंकि सीधा महीना एक होता है, लेकिन वो पूरा का पूरा इम्पैक्ट जो है मॉडल का 1 साल का हो जाता है। आप किसी को भी बोलेंगे ना कि 2023 दिसंबर की है या 2024 जनवरी की है, 1 साल तुरंत रीसेल वैल्यू घट जाता है, तुरंत रीसेल वैल्यू 1 साल का फर्क होता है। इसके लिए हमेशा दिसंबर जो है उसके डेटा को हमेशा पिंच ऑफ सॉल्ट के साथ लेना चाहिए। मैं लगातार एक चीज़ अभी भी मेंटेन कर रहा हूँ कि जो ऑटो स्टॉक्स में डिक्लाइन आई है ये एक अपॉर्चुनिटी है। जहाँ जहाँ भी सेल्स खराब आई दिसंबर की और जहाँ जहाँ स्टॉक्स गिरे उसकी वजह से ये आपको मौका देगा वापस री एंट्री करने का, क्योंकि टेक्सचर ट्रेंड जो है ना वो बहुत मजबूत है। बजाज ऑटो के केस में मार्केट वेट कर रहा था कि इनकी कैपिटल एलोकेशन पॉलिसी जो है वो कैसे होने वाली है, और बायबैक ऑब्वियसली उसमें एक वोट ऑफ कॉन्फिडेंस है, इसकी वजह से ये रैली आई उसमें। और इनफैक्ट कल मैनेजमेंट की तरफ से बयान भी आ रहे थे कि देखिए पिछले बायबैक से बेहतर ये बायबैक रहेगा। पिछला बायबैक अक्टूबर 2022 में आया था और वहां पर 2500 करोड़ रुपए कंपनी ने खर्च किए थे। अब कंपनी ने कहा है कि इनके हाथ में कैश ऑन हैंड करीब 15 से 20,000 करोड़ के आसपास है, और कंपनी का फोकस यही रहता है कि जब अच्छा खासा कैश ऑन हैंड हो 15,000 करोड़ से ऊपर का, तो वो दरअसल अपने इन्वेस्टर्स को भी रिवॉर्ड करे, और बायबैक एक जरिया है। कल खूब एक्शन के बाद गाबा जी बताइए, बजाज ऑटो में आज के लिए स्तर क्या अहम रहेंगे, क्योंकि ये इनफैक्ट आई थिंक ब्लू स्काई टेरिटरी में आ गया है स्टॉक। ब्लू स्काई टेरिटरी में तो है और ट्रेड कर रहा है 6958, अप मूव ऑन है, थोड़ा स्ट्रेच है ऑन अ हाई टाइम फ्रेम, तो अगर साइडवेज मूव मिलता है तो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी रहेगी बजाज ऑटो। 6700 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है, जब तक इसके ऊपर है तब तक आई थिंक डिप्स बायबल बजाज ऑटो। टारगेट क्या होंगे, न्यूज जोन पर है, टारगेट बाय पुट रेसिस्टेंट, कंटिन्यू चेजिंग इट ट्रेडिंग स्टॉक के साथ। कल के बड़े एक्शन के बाद एनी गेस कि वो बायबैक प्राइस क्या रह सकती है, और रफली जब कंपनी कहती है कि पिछले बायबैक से बड़ा बायबैक ये रहेगा, कुछ गणित हो पाया है क्या?
वेरी ऑनेस्टली नो। और मैंने सिर्फ आई जस्ट रिएक्टेड टू इट एज पॉजिटिव न्यूज़, लेकिन मैंने वो कैलकुलेशन अभी तक नहीं किया है। हाँ, बड़ी तो अपडेट आएंगे और ये सोमवार को ही पता लग जाएगा कि क्या कंपनी का इरादा है, प्लान क्या कर रही है। अच्छा, 2-3 और खबरें जिस पर आज शायद फोकस रहने वाला है। IEX देखिएगा और राजेश सातपुते एक बार चार्ट चेक आप इसका तैयार रखें, क्योंकि IEX के केस में दिसंबर के वॉल्यूम्स में इजाफा है। इनफैक्ट Q3 के वॉल्यूम्स में भी कंपनी ने कुछ बढ़त ही दर्ज की है। मैं वो डिटेल्स पढ़ रही हूँ। मार्केट शेयर इनका बढ़ा है, दिसंबर वॉल्यूम्स 14-15% बढ़े हैं, Q3 में वॉल्यूम 16-17% बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। स्टॉक आजकल साइडलाइंस पर रहता है, लेकिन आज क्या मौका है कुछ पिकअप का? कौन सा लेवल इंपॉर्टेंट रहेगा? हर्षिता जी, देखिए चार्टिकली IEX एक आप कह सकते हैं एक बेहतरीन चार्ट है, पोजिशनली भी एंड स्विंग ट्रेडिंग के लिहाज से भी। तो अगर पोजिशनली बात करें तो मुझे लगता है IEX 180-181 इसका पहला टारगेट होगा। अगर वो निकल जाए तो पोजिशनली 200 का टारगेट होगा। तो ये बड़े टारगेट्स मैंने साल के हिसाब से दिए, बिकॉज दैट इज व्हाट द मंथली चार्ट्स आर सजेस्टिंग। लेकिन अगर आप स्विंग ट्रेडिंग की बात करें, आज के हिसाब से बात करें, मुझे लगता है 161 इसके लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, जो इसका 10 DMA है। वेराज आपको जो रेजिस्टेंस फेस करेगा, IEX जो फेस करेगा वो 170-172 का रेजिस्टेंस फेस करेगा। तो 170-172 इसका पहला टारगेट होगा। बाय करना है 161 के ऊपर, स्टॉप लॉस होगा 158 का। ओके, तो ये फिलहाल आपके लिए IEX की बात। अच्छा, एक बार सचिन, क्या आप डिलीवरी का चार्ट देख पाएंगे? क्योंकि मॉर्गन स्टैनली की जो रिपोर्ट आई है उसमें इनके 2024 के लिए इंटरनेट स्पेस में एक तो जोमेटो टॉप पिक है और जोमेटो का टारगेट वो 150 देख रहे हैं। डिलीवरी इक्वल वेट का कॉल है, 455 टारगेट है, 390 के आसपास स्टॉक जाकर टिका था। उनका मानना है कि एक अच्छे तेजी वाले साल के बाद थोड़ा सा स्टॉक स्पेसिफिक रहेंगे और इंटरनेट स्पेस पर कंपनी कुछ फोकस करेगी। दोनों में अगर चार्ट्स पर कुछ इंडिकेशन है और तेजी आने का तो बताइएगा। अच्छा, यहाँ पर डिलीवरी में 350 360 के आसपास का एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट क्लस्टर था, जो जून 2023 में डिफाइन हुआ था। एंड जो हाल फिलहाल में जो एक करेक्शन इवॉल्व हो रहा था 450 लेवल्स के आसपास से, वो पर्टिकुलर करेक्शन भी इसी पर्टिकुलर लेवल के आसपास एब्जॉर्ब हो चुका है एंड वहीं से एक रिकवरी हो रही है। तो मुझे लग रहा है एक अच्छी ट्रेंड ट्रेजेक्टरी बन सकती है ऑन द हायर साइड। अपने 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के आसपास की कल क्लोजिंग हुई है एंड जिस तरीके से एक चेंज इन ट्रेंड नजर आ रही है, तो मुझे लग रहा है इमीडिएट बेसिस पे 440 का लेवल काफी इंपॉर्टेंट होगा। सो लगभग 365 के स्टॉप लॉस के साथ थोड़े से लॉन्ग्स यहाँ पर अक्यूमुलेट किए जा सकते हैं। रिव्यू जोन होगा अराउंड 440 के आसपास का, अगर वो लेवल निकल जाता है तो आई थिंक 465 470 के आसपास के स्विंग्स बहुत ही जल्दी नजर आने चाहिए। सो जरूर खरीदारी करने की ही सलाह होगी। एक अच्छे बेस के आसपास एक रिवर्सल बन रहा है एंड रिवॉर्ड टू रिस्क अपॉर्चुनिटी भी बेटर है। कई इंटरनेट कंपनियों में एक्शन बनने के आसार बन रहे हैं, ये मॉर्गन स्टैनली कह रहा है। इनफैक्ट शर्मिला, इन न्यू एज कंपनियां, इंटरनेट कंपनियों पर मैं आपकी भी राय लेना चाहूंगी, क्योंकि ये एक स्पेस है जहां पर अब सब कंपनियां फोकस कर रही हैं कि मुनाफे की तरफ कैसे आए। जोमेटो में हमने वो देखा है, पेटीएम भी होपफुली अगले 2 क्वार्टर्स में प्रॉफिटेबल होगा या फिर नंबर्स डिलीवर करेगा। और कुछ म्यूचुअल फंड्स भी अपने रेडार पर इन इंटरनेट कंपनियों पर फोकस करने वाले हैं। ईडलवाइज की मैं राधिका गुप्ता से बात कर रही थी कि आउटलुक 2024 में उन्होंने ठीक यही कहा था कि इंटरनेट कंपनियां, क्योंकि वहां पर वैसे भी एक्सपेक्टेशंस काफी नीचे थे, स्टॉक्स ने इतनी ज्यादा तेजी दिखाई नहीं है, शायद 2024 का साल इनका रह सकता है। आप इत्तेफाक रखते हैं उस थॉट से या नहीं? यस, आई थिंक इट्स क्वाइट पॉसिबल, क्योंकि मुझे लगता है कि 2-3 चीजें हुई है। एक तो ये स्टॉक्स काफी करेक्ट हो चुके हैं, जैसे अभी आप कह रही थी, और वहां से हमने फॉर इंस्टेंस जोमेटो में एक रेवेन्यू वाइज भी रिकवरी देखी है। और 1 जनवरी 31 दिसंबर उस दौरान उनके जो CEO है वो हमेशा ट्वीट करते हैं, और वो उन्होंने जिस तरह से कहा था कि इतने लाख टिप्स में लोगों को, हमारे डिलीवरी पार्टनर्स को मिल गए। तो आई थिंक दैट्स अ ग्रेट मार्केटिंग स्ट्रेटेजी। और ये जो चीज हाउ दिस अफेक्ट्स, आजकल इसका कितना असर रहता है, वो हम इसको अंडरमाइन नहीं कर सकते। क्यों कि जिस तरह से वो अपने आप को पोजीशन कर रहे हैं, जिस तरह से वो अपने आप को मार्केट कर रहे हैं, तो वो मेरे हिसाब से जोमेटो के बारे में बहुत बेहतरीन चीज है। जहां तक डिलीवरी का सवाल है, आई थिंक द नंबर्स आर गेटिंग बेटर, और यहाँ भी स्टॉक काफी करेक्ट हो चुका है। लॉजिस्टिक्स ऐसा एक स्पेस है जो ऐसे लग रहा था कि इट्स अबाउट टू टेक ऑफ,
फिर धीमे हो गया, लेकिन और स्टॉक्स में करेक्शन आया, बट आई थिंक जिस तरह से डेटा आ रहा है, वंस अगेन दैट इज वेरी एनकरेजिंग। और एक स्टॉक है जिसके बारे में मैंने बहुत बार बात की है, दैट इज मैप्मा इंडिया। वो भी मुझे एक इसी स्पेस में रिलेटेड सॉर्ट ऑफ वो भी एक स्टॉक मुझे बहुत अच्छा लगता है। ओके, तो मैप्मा इंडिया, इनफैक्ट यहाँ पर इन्होंने फंड रेज की भी तैयारी कर ली है मैप्मा इंडिया की। एक और स्पेस जैसे यतिन मेंशन कर रहे थे, फर्टिलाइजर कंपनी, और फर्टिलाइजर कंपनियों में खास तौर से राजेश जी एक बार चंबल फर्टिलाइजर का चार्ट देखिएगा, क्योंकि 8 जनवरी को इनकी भी बोर्ड बैठक होने वाली है और यहाँ पर ये विचार करेंगे बाय बैक पर, तो वो भी एक इंटरेस्टिंग ट्रेड रह सकता है। क्या क्या संकेत मिल रहे हैं, क्योंकि ये काउंटर करीब 1.5% ऊपर था कल क्लोजिंग पर। हर्षदा जी देखिए, एक यू कैन से वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट चार्ट इज चंबल फर्टिलाइजर। यहाँ पे हर डिप पे बाइंग होती है, जो आप कह सकते हैं प्रॉफिट बुकिंग है वो भी अपने 10 डे में को भी नहीं छूती। दैट सिंपली शोज कि यहाँ पे ऊपरी लेवल पे प्रॉफिट बुकिंग होती है और इमीडिएट बाइंग शुरू होती है। टेक्निकली देखें तो मेरे हिसाब से 380 एक इंपॉर्टेंट स्तर है, 386 का इसका कल का क्लोज है। सामने अगर आप देखें तो स्विंग ट्रेडिंग के हिसाब से मुझे लगता है 400-405 के आसपास एक बार के लिए जाएगा। 400 पे कॉल राइटर खड़े, जहां पे एक बार के लिए आप कह सकते हैं एक दस्तक देगा। तो आज के लिए देखिए, आज बाय करें 380 के नीचे, यानी 378 379 के आसपास आप स्टॉप लॉस मेंटेन करें, 400 प्लस का टारगेट लेके काम करें। मुझे लगता है आज एक यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग आप कह सकते हैं कि ग्रीन टिक आनी चाहिए, शॉर्ट कवरिंग आनी चाहिए, तो इट्स अ बाय। शॉर्ट कवरिंग आ सकती है चंबल फर्टिलाइजर में, इंटरेस्टिंग रहेगा ये स्टॉक वॉच करना। और ये ज़्यादा वैसे टूटता है नहीं, जब भी फिसलता है तो वहाँ पर एक पुल बैक आ जाता है। बीजीआर एनर्जी सिस्टम्स काफ़ी दिनों बाद दरअसल ये खबरों में आया काउंटर। अब एसबीआई ने इनके करीब 2060 करोड़ के क्रेडिट एक्सपोजर को सब स्टैंडर्ड करार दे दिया है। सेंट्रल बैंक ने भी दरअसल वार्निंग की कही है कि शायद इनके कुछ अकाउंट्स एनपीए हो सकते हैं। अब ये चेतावनी आई है और ये बीजीआर पर तो भारी पड़ेगा ही, लेकिन क्या एसबीआई सेंट्रल बैंक पर भी इसका कुछ इम्पैक्ट आएगा? शर्मिला, डज इट कंसर्न यू एट ऑल? आई डोंट थिंक सो। मेरे हिसाब से बैंक्स पर असर नहीं आएगा ज्यादा, बीजीआर पर आ सकता है। एंड वो भी स्टॉक आई थिंक काफी यानी वो उन स्टॉक्स में नहीं है जो स्मॉल और मिड कैप स्टॉक्स है जो बहुत चल चुकी है। आई थिंक वो भी एक रेंज बाउंड स्टॉक ही रहा है। सो थोड़ा बहुत इम्पैक्ट आ सकता है, बट आई डोंट थिंक इट्स टू मटीरियल। ओके, शायद ये एसबीआई के लिए ज्यादा मटेरियल नहीं रहेगा। देखते बीजीआर एनर्जी सिस्टम्स पर इसका क्या असर बनता हुआ दिखाई देगा। अच्छा, बाय द वे, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक की भी अपडेट आया। डिपॉजिट्स में 31% की बढ़त देखने को मिली, 80,120 करोड़ के आसपास का यह आंकड़ा। इनके ग्रॉस एडवांसेस 20% बढ़कर आए हैं। कासा रेशियो हालांकि घटा है 33% का, 33% पर आया, 38% से घटकर। लेकिन इस बीच जो फ्लैश आप देख रहे हैं ये फेम 2 पॉलिसी से जुड़ा हुआ है। फेम 2 में सरकार करीब वित्त मंत्री अतिरिक्त सब्सिडी देने को मंजूरी दे रही है। पहले 10,000 करोड़ की सब्सिडी आवंटित की गई थी। 31 मार्च से पहले दरअसल यहाँ पर फेम 2 पॉलिसी खत्म हो रही है, तो उसके लिए एक नया ट्रांच आता हुआ। लक्ष्मण, फिगर्स क्या है, कितनी अतिरिक्त सब्सिडी देने को मंजूरी मिली है? देखिए, जो अतिरिक्त सब्सिडी की मंजूरी मिली है वो है 1,500 करोड़ रुपए। ये 1,500 करोड़ रुपए की अतिरिक्त सब्सिडी होगी। पहले 10,000 करोड़ रुपए की सब्सिडी को मंजूरी दी गई थी। उसके बाद 26 दिसंबर तक 8,948 करोड़ रुपए यानी करीब 9,000 करोड़ रुपए खर्च हो गया था। क्योंकि सरकार इलेक्ट्रिक व्हीकल को और ज्यादा बढ़ावा देना चाहती है, इसमें कोई रुकावट नहीं करना चाहती है। और ये भी देखा गया कि फेम 2 सब्सिडी जिन जिन कंपनियों पर खत्म की गई वहां पे गाड़ियों की बिक्री पर उल्टा असर पड़ा। यही वजह कि सरकार ने इसमें 1,500 करोड़ रुपए और अतिरिक्त सब्सिडी दी है। क्योंकि इसकी मार्च 2024 को यानी इसी साल मार्च में खत्म हो रही है, अगले 3 महीने में। और फेम 3 पॉलिसी अभी विचाराधीन है, तो तब तक फेम 2 पॉलिसी को जारी रखना है, कंटिन्यूटी बनी रहे, इसलिए सरकार ने ये 1,500 करोड़ रुपए की सब्सिडी अतिरिक्त दी है। वित्त मंत्रालय की तरफ से मंजूरी मिल गई है और अब इसका मतलब साफ हुआ कि मार्च तक जो स्कीम जारी रहेगी उसमें किसी भी तरह के पैसे की दिक्कत नहीं होगी और सब्सिडी कंपनी को मिलना जारी रहेगी। ओके लक्ष्मण जी, बहुत बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए। और कई बार क्या होता है ना, एक कॉमा गलत पड़ जाए तो बहुत इम्पैक्ट आ जाता है। और जब लक्ष्मण जी ने भेजा तो वो जो कॉमा था वो 15 के बाद लग गया, 1 के बाद लगने के बजाय। तो वो और मुझे लगा कि ये बड़ी सब्सिडी, मैं एक बार के लिए सोचा 15,000 करोड़ तो नहीं है ये, तो वो इसीलिए देखिए मतलब स्कूल में वो कहते थे कि कॉमा पे ध्यान दीजिए।
वैसे मतलब थोड़ी सी कई बार हो जाती है गलती, लेकिन 1500 करोड़ है ये, तो उस पर ध्यान रखें। खैर अच्छा मूव रहा है, स्टॉक्स में थोड़ी करेक्शन रही है। गाबा सर, टीवीएस मोटर क्या करें, क्योंकि सबसे ज़्यादा यही स्टॉक इम्पैक्टेड होता है। टीवीएस मोटर बाय मोड पर तो है, थोड़ा डिप चाहिए था, डिप भी मिल गया। स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन 1980 में है, पॉसिबल है कि 2040 2050 देख सकते हैं। एग्रेसिव कॉल है, मेरे ख्याल से लेना चाहिए 1980 का स्टॉप लगाकर टीवीएस मोटर। ओके, तो टीवीएस मोटर देखते हैं यहाँ पर आज किस तरह का एक्शन बनता है। स्टॉक कल तेजी में जरूर था, ध्यान रहे 1500 करोड़ की अतिरिक्त सब्सिडी सरकार देने की तैयारी कर चुकी है, अप्रूवल आ चुका है फिनमिन से। चलिए वक्त हो रहा है एक ब्रेक का। आपके मुनाफे की तैयारी पूरी होगी, कई सारे स्टॉक्स हमने डिस्कस कर लिए हैं।